चलो displace less reactive metal from their compounds in solution or molten form। ये जानते भी हम, लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। अच्छा पहले सुन लो, पहले सुन लो। जो भी रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा, वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो शायद सब जानते हो। हेलो, अच्छा मतलब कौन सा मेटल दूसरे वाले मेटल को रिप्लेस कर पाएगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता हो, याद है? ठीक है, अब ये इंग्लिश लिखिए, अब ये इंग्लिश लिखिए, लिखिए तो हाँ बोलिए, फिर रिएक्शन भी सामने सामने बता देता हूँ। रिएक्शन ये है बेटा, एग्जाम्पल 1 में लिखेंगे, कॉपर सल्फेट एक्वस जो कि नीले रंग का है, उसे अगर लोहा सॉलिड से रिएक्ट कराओगे तो FeSO4 एक्वस और कॉपर सॉलिड के रूप में, या सॉलिड लिख देना है, सॉलिड के रूप में निकल आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो तो ली क बा, काना मगल, मंजनकर, फी, Fe ऊपर है, कडनी, सनपब, हाइड्रोजन और फिर छाप का जो C है वो कॉपर है। तो मतलब कॉपर नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है, तो आयरन डिस्प्लेस कर लेगा और खुद का सोल्यूशन बना लेगा। फिर पुराना खेल है। हेलो, ठीक है, छापो, लिखो, समझो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 है FeSO4 एक्वस जिसका रंग लाइट ग्रीन होता है। रंग याद होने चाहिए बच्चों, जब जब रंग मैं बताऊं तो रंग बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग क्योंकि रंग NTSC को भी बहुत पसंद आते हैं। तो FeSO4 एक्वस का रिएक्शन कॉपर सॉलिड से करा रहे हैं, यहाँ पे नो रिएक्शन लिख दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे आता है लोहे के, तो ये नहीं कर पाएगा। हेलो, छापो, स्टामा करके नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। दूसरे एटम के साथ हमेशा मॉलिक्यूल बना के ही एग्जिस्ट करता है। मतलब यार हम अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करते हैं, कहाँ है मम्मी पापा भी? मतलब हर समय तो साथ लेके नहीं चल रहे ना, पर कभी भी एटम जब मॉलिक्यूल बनाता है तो कभी भी एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। क्यों? ज़रूर कोई बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा, उसी आकर्षण को हम टेक्निकल भाषा में केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा अधिक एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनने के पीछे थ्योरियाँ क्या हैं? एक्चुअल सच्चाई तो ये है कि एक्चुअल थ्योरी आपको 11वीं में पता चलेगी, अभी जो हम करेंगे वो बेवकूफ़ी है, पर 70% मॉलिक्यूल्स में बेवकूफ़ी चलती है। तो आओ चलाएं। उस रिश्ते को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वो क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है, 70% कंपाउंड के लिए बात वैलिड भी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से एलिमेंट होते हैं? इनर्ट गैस। खोजा गया उनमें क्या है, तो उनमें देखा गया कि ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट है। बोला गया हर एटम अपना ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट करने जाएगा। उस कंप्लीट करने जाने के लिए उसको जो भी करना पड़े वो करेगा, क्योंकि अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो स्टेबल हो जाएगा। हालांकि बात बिल्कुल सही नहीं है। 70% मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, 30 के लिए नहीं है। उसके लिए क्या है सर? 11वीं में पड़ेगी। पर फिलहाल आओ केमिकल बॉन्ड डिफाइन कर लेंगे। केमिकल बॉन्ड में लिखेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे, it is an attractive force which holds the constituent atoms together in a molecule. A molecule is an electrically neutral cluster of mutually bonded atoms. इंग्लिश अच्छी है, शायद लिखने के काम आएगी, केवल इसीलिए लिखो तो हाँ। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे बच्चों कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई जो मैं कह रहा था, केमिकल कॉम्बिनेशन होने के पीछे, दो एटम्स को साथ में रहने के पीछे के कॉम्बिनेशन के कारण क्या? इंग्लिश लिखेंगे, देखते रहिए स्क्रीन में। लिखेंगे, 2 थ्योरीज और कंसेप्ट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दीज आर, कहता है 2 प्रकार की थ्योरियां दी गई थी। स्क्रीन देखते रहो,
और मेरी आवाज़ सुनते रहो। दो प्रकार की थ्योरियां दी गई थी ये समझाने के लिए कि एटम्स साथ में मॉलिक्यूल बना के क्यों रहेंगे। जानते भी हो, लिखना है। पहला लिखेंगे बच्चों रोमन नंबर 1, पहला लिखेंगे रोमन नंबर 1, टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। साथ में आ जाए, इसके मोबाइल खोला हुआ उसमें। टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वही बात की थी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लॉ ऑफ ऑक्टेट या लॉ ऑफ डबलेट, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 यानी कि डबलेट, 8 यानी कि ऑक्टेट, यही होता था इनर्ट गैसेस। हेलो, चलो यस सर। पहले रोमन नंबर 1 तक लिख लो, लिखो तो समझो, समझो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। रोमन नंबर 2 लिखेंगे टेंडेंसी टू अक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, फुल स्टॉप, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट कॉमा the atom of various elements combine with each other only if the chemical combination tends to the decrease in the energy। अब एक बार ये हिंदी, पहले इंग्लिश लिख लो फिर इसकी हिंदी बोलूँगा। पहले इंग्लिश लिख लो। मैंने आपको अभी बोल ही रहा था मैं कि कभी भी, सब लोग स्क्रीन में ही देखो, मैं आपको बोल ही रहा था कि कभी भी कोई भी एटम, भाई कोई भी एटम होगा, वो एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करेगा अगर वो एटम इनर्ट हो जाता है। तो इनर्ट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? या तो अपना डबलेट पूरा कर ले, ऑक्टेट, या तो ये जो रोमन नंबर 2 वाली बात कह रही है वो ये कह रहा है बेटा कि जो मैंने बोला ना, ये काम तो केवल 70% कंपाउंड के वैलिड है। 30 के लिए क्या होगा? 30 के लिए एक्चुअल नियम यही कहता है कि कोई भी एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसको वो रिश्ता बनाने में, वो बॉन्ड बनाने में अच्छा लगता है। बेटा आपको कोई भी चीज़ काम करना अच्छा कब लगेगा? जब वो करने के बाद आपको स्टेबिलिटी महसूस हो। हेलो, अगर आप स्टेबल हो बेटा तो आपकी एनर्जी घट चुकी है। हेलो, क्योंकि जब भी एनर्जी घटेगी इसका मतलब आप मिनिमम एनर्जी सिचुएशन में हो। The moment a system occupies the minimum energy criteria, the system always becomes stable। हेलो, जैसे इस चीज़ को अगर मैं आपको वाइट बोर्ड में भी बोलूँ कि बेटा मान लेते हैं, भाई हमको अगर कोई पूछेगा कि क्या सर BCl3 नेचर में बनना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। कितने बॉन्ड बना रहा है वो? 3। 3 और 3 कितने हुए? 6। तो बोरॉन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। लेकिन नेचर में BCl3 एग्जिस्ट करता है। कैसे बताओगे? क्योंकि सर BCl3 इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि बोरॉन सॉलिड क्लोरीन गैस को बहुत पसंद करता है, वो बना लेता है BCl3। आओ इसको बैलेंस भी कर दें। क्लोरीन यहाँ पे 3 है तो इधर 3 लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन होगा 3 2 जा 6 तो यहाँ भी 3 लगा दो। हेलो, नहीं यहाँ 2 लगा दो, तब ना 2 3 जा 6 हो गया। हेलो, और बोरॉन के यहाँ 2 लगा दो। बात समझ रहे हो? तो 2 बोरॉन 3 क्लोरीन के साथ BCl3 मालूम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बोरॉन और क्लोरीन BCl3 बना के स्टेबल हो जाते हैं। सर स्टेबल होते हैं कैसे कह सकते हो? क्योंकि बेटा जब भी बनेगा ना तो भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। अरे ये एनर्जी गई तो मतलब इस BCl3 की स्टेबिलिटी बढ़ी क्योंकि इसकी एनर्जी खुद की घट गई है। बोलो हाँ। यही वाली बात, हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है इसका एक्चुअल जवाब मैं 11वीं में दूंगा, पर इतनी बात मैंने अभी लिखवा दी कि या तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए या डबलेट पूरा करने के लिए, या तो मेरे को, मैं कुछ भी अगर बना रहा हूं तो मुझे वो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी एनर्जी घट गई है। एनर्जी घटी मतलब स्टेबिलिटी। हेलो, बोलना पड़ेगा। पॉइंट क्रमांक बड़ा 3 लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है बच्चों, बिना कोई इंग्लिश के पहले इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे देयर आर 3 ways, 3 तरीके इन विच एटम्स कैन अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फुल स्टॉप, दीज आर। अब अभी भी मैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इनर्ट होने की ही बात कर रहा हूँ।
मैं मतलब ऑक्टेट और डबलेट पे ही बात करूँगा। तो ऑक्टेट या डबलेट पूरे करने के कितने तरीके हैं? उस जमाने की थ्योरी कहती थी 3 तरीके। क्या हैं 3 तरीके? लिखेंगे बच्चों, पहला तरीका रोमन नंबर 1, इंग्लिश लिखेंगे, बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू अदर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। सुनते भी रहो, लिखते भी रहो। शायद आपको पता है 2 एटम्स स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? कई बार सर एक दे देता है, दूसरा ले लेता है। हेलो, इस प्रकार से वो प्लस और माइनस आयन बनाते हैं। ऐसे रिश्ते को आयनिक रिश्ता या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट, तो एक तो तरीका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड बना लेने का ऑक्टेट पूरा करने के लिए। रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों और रोमन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों। रोमन नंबर 2 है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल की स्पेलिंग सुधार लेना बच्चों, MUTUL, TUAL, by mutual sharing of 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। पता है कई बार ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग की जाती है। और तीसरा है द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझाऊंगा, पहले इंग्लिश लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। 2 बातें बिल्कुल समझ में आती है भाई। ऑक्टेट या डबलेट पूरा करने के लिए कई बार ट्रांसफ़र होगा, कोई देगा तो प्लस बनेगा, लेगा तो माइनस बनेगा, आयनिक बॉन्ड। कई बार ऑक्टेट या डबलेट पूरा करने के लिए शेयरिंग होगी, और कई बार डोनेट किया जाएगा। इसको मैं समझाऊंगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। शुरू कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स में लिखेंगे पहले को समझने के लिए पहला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स में लिखेंगे रोमन नंबर 1। दिख भी रहा है सबको, सुनते भी रहो, लिखते भी रहो। आयनिक के केस में जैसे मान लो MgCl2, Mg हम सब जानते हैं 2,8,2, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 2। क्लोजेस्ट इनर्ट गैस नियॉन की तरह होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो Mg+2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इन नियॉन की तरह हो गया। हेलो, क्लोरीन होता है 2,8,7। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो हो जाएगा Cl- यानी कि 2,8,8, ये भी स्टेबल हो गया। तो अल्टीमेटली एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, कैटायन बना लिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, एनायन बना लिया। प्लस माइनस अट्रैक्टेड रहेगा। इनके अट्रैक्शन फोर्स को, इनके अट्रैक्शन ताकत को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। करने के पीछे सिद्धांत क्या है? ऑक्टेट या डबलेट पूरा करना। छापो तो हाँ बोलो। दिक्कत, अगर ये Mg+2 बन के बल हो गया आर्गन की तरह, तो बेटा क्लोजेस्ट इनर्ट कन्फिग्रेशन अक्वायर कर ना ली, लेन देन करके। हेलो, नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। रोमन नंबर 2 लिखेंगे। पहला स्मॉल है कोवेलेंट बॉन्ड, CO2 बेटा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? दिख रहा होगा सबको, 4 दिख रहा है? नहीं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। आउटर मोस्ट शेल इंग्लिश में कहलाती क्या है बेटा? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में या तो 8 चाहिए या तो 2 चाहिए। देख लो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं। ऑक्सीजन कितने के शेयरिंग कर ले? 2 की कार्बन, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन यहाँ से भी 2 की कर ली, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि कार्बन के 4 और 4 हो गए 8, ऑक्सीजन के 6 और 2 हो गए 8। हेलो, तो शेयरिंग से भी बॉन्ड बन गया। ये रिश्ता कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। छापो तो हाँ बोलो। दूरी है बेटा। हाइड्रोजन साइनाइड का सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है HCN। अगर हाइड्रोजन साइनाइड में देखो तो कार्बन आपको फिर से पता है 2,4, नाइट्रोजन पता है एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5 इतना जानते हो शायद 9 से कन्फिग्रेशन लिखना। मतलब सर कार्बन के 4 हैं तो उसको 4 चाहिए, नाइट्रोजन के 5 है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? शेयरिंग करेगा 3 की, क्योंकि 5 और 3 8। हेलो, हाइड्रोजन को अगर इनर्ट होना है तो हीलियम की तरह उसको 2 चाहिए। देखो बीच में, देखो HCN में कार्बन बीच में, तो मैंने कार्बन बीच में डाल दिया। ठीक है। हेलो, हेलो, अब
कार्बन बीच में है, आउटर मोस्ट में 4 है, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में 1 है, तो H और C को जोड़ दिया तो हाइड्रोजन का तो डबलेट कंप्लीट, ये हीलियम की तरह हो गया। कार्बन अगर यहाँ 3 बॉन्ड मिला ले तो 4 और 4 कार्बन भी 8 हो गए। नाइट्रोजन के 5 थे, 3 बॉन्ड बना, 5 और 3 8, ये भी हो गया। हेलो, थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन ये कर लो बच्चों, ये एक्चुअली कोवेलेंट का ही एग्जाम्पल है, यहाँ कोऑर्डिनेट थोड़ी बना, शेयरिंग ही हो रही है। तो यहाँ पे ना स्मॉल b लिख दो, क्योंकि शायद ऊपर कोवेलेंट में अपन ने स्मॉल a लिखा था और स्मॉल a एग्जाम्पल था CO2, तो कोवेलेंट का ही स्मॉल b एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऊपर जो CO2 था उसको कोवेलेंट का स्मॉल a कर दो और ये जो HCNS को कोवेलेंट का स्मॉल b कर दो। ठीक है, ठीक है, इसको थर्ड मत लिखो क्योंकि कोऑर्डिनेट का थोड़ी है ये। हेलो, बाकी लोगों ठीक। अब रोमन नंबर 3 लिखो, सबको हाइड्रोजन HNC, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड था HCN, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है HNC, कोई दिक्कत? इतना लिख लिया, आगे बढ़ूं? इतना लिख लिया, आगे बढ़ूं? चल चलो, अब एक बार सामने फोटो देख लो बेटा, सब लोग स्क्रीन देखो, जरूरी है थोड़ा सा स्क्रीन देखो। देखो, मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि अगर मुझे HNC बनाना है तो सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों? नाइट्रोजन, एक तरफ H दूसरी तरफ C, ये होगा ना HNC, क्योंकि HCN में सेंट्रल C था, HNC में सेंट्रल N होगा। अच्छा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? एक। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। तो ये एक तो हो गया, हाइड्रोजन का काम खत्म। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बच्चों? 5। एक बना चुका है तो 5 और 1 हो गए 6। ये कितने बनाएगा? केवल अब 2। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? कितने बॉन्ड बनाए वो? 2। 4 और 2 कितने हुए? 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ऐसी सूरत में जब किसी एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे कि नाइट्रोजन, साथ ही साथ उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम आज से टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे? लोन पेयर। क्या कहेंगे? लोन, यानी कि जो बॉन्ड ना बनाए वो अकेला हो, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी कोई ऐसा एटम जिसके ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर मौजूद हो, वो अपने लोन पेयर दूसरे एटम को दे सकता हो। किसको? जिसको एग्जैक्टली 2 की कमी हो ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हेलो, ऐसी सूरत में ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, किसको? कार्बन को। उससे होगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड करना इज लाइक ब्याज पे पैसा देना। ये 2 लाख रुपए नाइट्रोजन के थे, नाइट्रोजन ने कार्बन को ब्याज पे दिए, किस्त लेगा, अपने बुक्स में दिखाएगा ये 2 लाख रुपए, लेकिन कार्बन जो ब्याज पैसा लिया वो भी तो इसका इस्तेमाल करेगा। हेलो, लेकिन ये शेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं 2 लगाता, तुम 2 लगाते। ट्रांसफर नहीं हुआ, मैंने तुमको 2 लाख घर ले जाने के लिए नहीं दिए, मैंने कहा मैं लूँगा, आज दे रहा हूँ ब्याज पे। हेलो, तो ये डोनेट करना हुआ। हेलो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो दे रहा है बेटा, ये कहलाएगा डोनर एटम, और कार्बन जो ले रहा है वो कहलाएगा एक्सेप्टर एटम। बात समझ में आती है? छापो तो हाँ बोलो। आपके 10वीं के लेवल की बातें, ज़रूरी बातें। पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है समझ गए, अब आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है, चौथे पॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में ये लिखेंगे बच्चों, इन जनरल कॉमा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। सुनते भी रहो, लिखते भी रहो। क्यों सर? अरे यार, क्योंकि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आयनिक कंपाउंड में यही ना करना होता है, तो मेटल और नॉन मेटल जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। पहली बात हुई। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, रोमन नंबर 1, मतलब हम प्रॉपर्टीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं, लिखेंगे जनरली आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग।
जनरली आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग, वो अगले पेज में, पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो, अरे सॉरी, तो पूरी कहानी ये है कि जनरली आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप पूछोगे क्यों सर, तो बेटा प्लस माइनस में जब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो लोग, दो चीज़ जो आपस में अट्रैक्टेड ज़्यादा है वो पास आके सॉलिड ना बन जाएगा, और किसी भी सॉलिड को मेल्ट करना यानी कि पिघलाना और उबालना ज़्यादा कठिन होगा। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट आंसर लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू वेरी हाई इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। वही जो मैंने हिंदी में बोला मैंने इंग्लिश में लिखवा भी दिया। रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, फिजिकल नेचर की बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, फिजिकल नेचर में लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फिर से वही बात है, बस इंग्लिश दूसरे शब्द की है। फिजिकल स्टेट में कह रहा है कि भाई आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जनरली बहुत हार्ड होते हैं। क्यों? अरे यार प्लस माइनस अट्रैक्शन करेगा, कांस्टेंट एक दूसरे के बहुत पास रहेंगे तो सॉलिड भी बनाएंगे और मजबूत सॉलिड बनाएंगे। कोई दिक्कत? लिखो तो हाँ बोलो। एंड अब मेरी बात सुन लो हिंदी में और लिखते भी रहो। सबसे पहले मैंने ये बोला है कि भाई क्योंकि प्लस माइनस होते हैं तो एक दूसरे के पास रहेंगे तो सॉलिड रहेंगे। अब जनरली बेटा सॉलिड चीज़ हार्ड तो होती है, पर कोई हार्ड चीज़ ब्रिटल ना हो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ईंटा हार्ड होता है, ईंटा फेंक दो तो टूट नहीं जाता, तो जो चीज़ टूट जाती है उसे ब्रिटल कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड हार्ड तो होते हैं पर साथ ही साथ ब्रिटल भी होते हैं, पहली बात। और फिर रोमन नंबर 4 में हमने उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखा, और शायद मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ, मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख भी लेता हूँ। सॉल्युबिलिटी का नियम क्या होता है बच्चों? क्या होता है? क्या होता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये हमने किया है कभी क्लास में? अट्रैक्शन फोर्स की बात की थी? नहीं याद है, कोई बात नहीं। मैं सॉल्युबिलिटी पे एक बना हुआ वीडियो है, वो मैं प्लेलिस्ट से देख के आपको डाल भी दूंगा, फिर से उसको देखना। और ये बात याद रखना, ये कॉमन सेंस बता देता हूँ अभी भी बेटा, जो चीज़ आयनिक होती है ना, मतलब जिसमें प्लस माइनस होता है ना, वो कैसे सॉल्वेंट में घुलेगी जिसमें प्लस माइनस है। वो सॉल्वेंट जिसमें प्लस माइनस बहुत ज़्यादा होता है वो कौन है? पानी। पानी इज़ द बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और जो मिट्टी का तेल या पेट्रोल ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर नहीं होते। तो इनमें आयनिक कंपाउंड घुलेगा नहीं, क्योंकि हम वहीं घुलना चाहते हैं। आपकी भी दोस्ती, आप भी उन्हीं के साथ रहना ज़्यादा पसंद करोगे जो आप जैसे हो। हेलो, तो शायद ये सॉल्युबिलिटी का नियम जो मॉलिक्यूल में है वो हम में भी है, बनने तो हम उन्हीं से हैं। हेलो, ठीक है, लिखो तो हाँ बोलो। लिखेंगे बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश लिखेंगे पहले, अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस कॉमा which move to the positive electrode when electricity is passed through the solution। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। इतना लिखो और मेरी बात सुनते भी रहो। मैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात ये कर रहा हूँ, शायद हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है। पानी बहुत थोड़ी सी मात्रा में, भले एक पोलर सॉल्वेंट है, पर बहुत निग्लेजिबल अमाउंट में H+ और OH- आयन देता है। वो कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसलिए पानी में अगर आपको बिजली फ्लो करानी है तो आयंस डालने पड़ते हैं।
आयंस कौन देता है? आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि पानी में जाके घुल जाता है। तो पानी में जाके आयनिक कंपाउंड घुल के आयंस बनाता है, जो कि पानी को कंडक्टिंग बनाता है। हेलो, लेकिन क्या सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्टिंग होगा? नहीं सर, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो सर आयंस सॉलिडिफाइड हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, रुके हुए हैं, मूव ही नहीं करेंगे। यही लिखा है। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो बेटा। लिखेंगे वही वाली बात कि बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। पिघले हुए में करेंगे। क्यों? अरे भले पानी में नहीं घुले, लिक्विड स्टेट में आके मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस तो दूर दूर हो गए, तो कंडक्शन वैलिड हो जाएगा। फुल स्टॉप। दिस इज पॉसिबल in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to, इंग्लिश आगे है, पहले इतना लिखें, लिखे तो हाँ बोले। समझ में शायद सबको आ रहा होगा भाई। एक तो कह रहा है आयंस पानी में जाके आराम से मूव कर सकते हैं तो कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करेगा। पिघला हुआ, एक्वस और पिघले हुए में फ़र्क है। एक्वस मतलब पानी में घुला है, पिघला मतलब लिक्विड स्टेट में पिघला हुआ है, पानी नहीं, पर लिक्विड स्टेट में भी कंडक्ट करेगा। क्यों? उसकी इंग्लिश लिखा रहा है। क्यों? शायद हमको पता ही है कि लिक्विड स्टेट में भी आयंस तो फ्री होंगे मूव करने के लिए, और मूवमेंट ऑफ आयंस अगर है तो बिजली कंडक्ट करेगी। ये हो गया ड्यू टू हीट। ठीक है, यहाँ से ये भी समाप्त होता है बच्चों। स्टामा करके अगला टॉपिक डाल दीजिए, उसको अगली क्लास में चालू करेंगे। रुक जाइए, हाँ डाल दो। स्टामा करके नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, लिख लो मेटलर्जी। METALLURGY। ये यू के बाद ये आर है, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का अर्थ होता है, सुन लो फिर बाकी पढ़ेंगे इसको कल। बेटा नेचर में ईश्वर ने जितने भी मेटल बनाए हैं वो अलग मेटालिक स्टेट में नहीं है, वो कोई कंपाउंड बना के, जैसे मान लो लोहा है, लोहा ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना के आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में पत्थरों के रूप में पहाड़ों में मौजूद है। तो अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया मेटलर्जी कहलाती है, जिसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा भैया? पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन से पहाड़ में कौन मेटल है, किस कंपाउंड के फॉर्म में। कई बार मेटल ऑक्साइड होगा, कई बार सल्फाइड होगा, कई बार कार्बोनेट होगा, अलग अलग एनायन के साथ है तो अलग अलग तरीका होगा। तो सबसे पहले वो पहाड़ को ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग करो, लाओ फैक्ट्री में आएगा। फिर फैक्ट्री में और महीन करो और पाउडर्ड क्रश करो। पाउडर्ड रूप में क्रश करने के बाद आगे क्या करो? आगे फिर प्रोसेसेस होते हैं, कंसंट्रेशन, रिफाइनिंग, इसको पढ़ना है। 12वीं में मेटलर्जी नाम का एक चैप्टर ही है पूरा। ये तो सर चैप्टर नहीं, थोड़ा सा टॉपिक है, तो सर इसमें पूरी जानकारी तो दोगे नहीं, थोड़ी बहुत 10वीं से रिलेटेड इसके बारे में जानकारी वो हासिल करेंगे। ये करेंगे अपन अगली क्लास में। मेटलर्जी से कल से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन नहीं कराऊंगा, घर से पढ़ के आना है। रिवीजन पूरा पढ़ लेंगे फिर करेंगे, ठीक है? चलो बाकी चीज़ों से